हेलो दोस्तों, मैं हूं शान अली खान और फिर से आपके सामने लेकर आया हूं वर्ल्ड वार टू। इस बार मैं जिक्र करने जा रहा हूं विश्व युद्ध दूसरा। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। कितना अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यानी कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। और आप इस वर्ल्ड वार में भी वही देखेंगे, जिस तरह से सुपर पावर अमेरिका आकर के तहस नहस कर देता है और पूरे देश को बर्बाद करके खुद सुपर पावर फिर से बन जाता है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये सीरीज आ रही है हमारी वर्ल्ड वार वन का, वर्ल्ड वार टू का। और इस तरह की सीरीज हमारी चलने वाली है अभी 1 से 1.5 महीनों तक सीरीज चलेगी। और आप इस कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी सकते हैं। और इस वर्ल्ड वार टू के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि वर्ल्ड वार टू जो हुआ 1939 से लेकर के 1945 में ये खत्म हुआ है ना। तो इसमें जो पावर्स थे, दो पावर्स पिछले में भी थे, अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। लेकिन इसमें क्या है कि अलाइड पावर्स तो सेम है, लेकिन सेंट्रल पावर की जगह पे यहाँ पे एक्सिस पावर्स आ जाता है। तो अलाइड पावर्स में आप देखोगे कि पोलैंड, यूके, चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर। और एक्सिस पावर्स में फिर से जर्मनी, जापान और इटली। यानी कि जापान की नई एंट्री यहाँ पे होती है। इटली पहले भी था लेकिन इटली लड़ा नहीं था पिछले विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर की तरफ से। और चाइना का यहाँ पे एंट्री होता है अलाइड पावर्स में। ये देखेंगे हम क्या कारण रहे होंगे वर्ल्ड वार टू के। आइए देखते हैं। सबसे पहला, मिलिट्रिज्म। चाइना में मिलिट्रिज्म का बढ़ना। दूसरा, अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज की जो ट्रीटी हुई थी वो 1990 यानी वर्ल्ड वार वन के बाद जो हुई थी वो ट्रीटी फिर डाइजेस्टेबल नहीं थी, अनडाइजेस्टेड थी। फ्रांस फ्रांसिस वेंजफुल बिहेवियर ऑफ जर्मनी। यानी फ्रांस का जर्मनी से जिस तरह से आप बिहेवियर देख सकते हो। यानी वर्ल्ड वार वन के बाद जो लीग ऑफ नेशन बने थे वो 2 साल के बाद 1920 में वो टूट चुके थे। और उसके बाद फिर एक नया दौर शुरू हुआ था जिसमें 10 साल तो इकोनॉमिक कंडीशन से बाहर आने में निकल गए सभी देशों को। और जब बाहर आए तो फिर भी लड़ाई होनी शुरू हो गई, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का अनसक्सेस होना ये कारण सबसे पहला रहा। डिमांड ऑफ इंपेरियलिज्म और बढ़ने लगी, जैसा कि हमने देखा था पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो में, कि अफ्रीका की कॉलोनीज पे कैसे कब्जा किया जा रहा था। तो यहाँ पे भी नए नए कॉलोनीज बन रहे थे अफ्रीका में, एशिया में। और राइज ऑफ नेशनलिस्टिक्स एंड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। सबसे बड़ी चीज कि इटली, जर्मनी और जापान, ये तीनों जगह डिक्टेटरशिप बढ़ रहे थे। यानी कि जर्मनी में आप हिटलर को देख सकते हो, इटली में आप मुसोलिनी को देख सकते हो 1920 में जिसकी सरकार आई थी। फेलुअर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, मैंने पहले ही बता दिया कि लीग ऑफ नेशंस फेल कर चुका था। मंचूरिया, इथोपिया और जर्मनी थे उसमें। और इरेशनल बाउंड्रीज ड्रॉन आफ्टर द वर्ल्ड वार वन जीतने के बाद जो अलाइड पावर ने जीता था वो उसने बाउंड्री कुछ ऐसी बना ली थी कि वर्ल्ड वार टू में इन लोगों को, मतलब कि जो वर्ल्ड वार टू में एक्सिस पावर थे उनको जम नहीं रहा था। तो ये दो दो हाथ करना चाह रहे थे। तो क्या था, सबसे पहला तो नाजी पार्टी के बारे में हम जानेंगे कि नाजी पार्टी का जो जनक माना जाता है हिटलर को माना जाता है। और इस पार्टी को आप देखेंगे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी भी बोला जाता है नाजी पार्टी को। फिर देखेंगे ये पार्टी जो थी एक्चुअली हिटलर जो था वो ज्यूज का दुश्मन था, एंटी ज्यूज था, है ना। फिर हम लोग देखेंगे कि ज्यूज को किस तरह से आगे के दौर में वो खत्म करना चाहा और फिर खत्म भी किया। एंटी मार्क्सिस्ट था हिटलर। और वो चाहता था कि हमारा जो रेस है आर्यन रेस, यानी कि जैसे हिंदुस्तानियों का रेस होता है आर्यन रेस, उसी रेस से है और उन्हीं को रहने का इस दुनिया में अधिकार है, उनके अलावा कोई को भी रहने का अधिकार नहीं है। और 1933 में हम देखेंगे जनवरी में हिटलर वहां का जर्मन का चांसलर बन जाता है। और फिर देखेंगे हम कि कैरिड आउट रिमेनिंग ऑफ जर्मनी आर्मी एयर फोर्स, यानी जितनी भी फोर्सेस थी वो हिटलर के अंदर में आ जाती है। और हिटलर शुरू में बहुत अच्छी अच्छी बातें करके आया था सरकार में, लेकिन फिर धीरे धीरे के काल में बीतते हुए समय में फिर वो हिटलर एक डिक्टेटर बन गया, है ना।
मार्किंग द ज्यूज, सस्पेंडिंग द सिविल लाइबर्टीज, यानी कि जितने भी लिबरल काम थे वो सबको सस्पेंड कर दिया और ज्यूज को मार्क करना शुरू किया। और फिर से वो चाहता था, जितने भी जर्मन के लोग थे वो चाहता था कि जर्मन के लोग एक जगह रेस्टोर हो जाएं और अपने लैंड को यानी फादरलैंड को बचाने के लिए तैयार हैं। और हिटलर ये चाहता था कि जितने भी ज्यूज हैं और इसके अलावा जो आर्यन नहीं है उनको, और इसके अलावा जो लंगड़े लुल्ले हैंडीकैप ये सबको मार करके अपने आप को साबित करना चाहता था कि मैं ही सबसे अच्छे रेस से हूँ, है ना। सेकंड साइनो जापानीज वार के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। उसमें एक्चुअली होता क्या है, चाइना, साइनो मतलब जहाँ पे आपको लगे तो चाइना का नाम आ रहा है। 1937 में ये वार शुरू होता है जापान और चाइना के बीच में। 1910 में आप देखोगे कि कोरियाज इन्वेडेड, जो जापान का कोरिया पे वार था, है ना। और फिर देखेंगे मंचूरिया पे वार किया जापान ने, यानी कि जापान का वर्चस्व यहाँ पे देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वार में। दो कंट्री यहाँ पे सबसे बड़ी थी, जापान और एक लास्ट में जो यूएसए आकर के इसको तहस नहस करती है। सिविल वार जो चल रहा था चाइना के अंदर, तो जापान जो दूसरे देशों की टेरिटरी थी उस पे कब्जा धीरे धीरे पूरे एशिया पे वो कब्जा करते हुए चला जा रहा था। और ओशंस में आप साउथ चाइना सी में भी देख सकते हो कितना। और ये 1945 तक चला हुआ है ना। ये रीजन क्या था, द रीजन टू स्टार्ट वर्ल्ड वॉर टू इन एशिया, इसको हम लोग देख रहे हैं। इवेंट्स इन यूरोप 1936 से ये शुरू होता है। रीमिलिटराइजेशन इन राइनलैंड, रोम बर्लिन एक्सिस, जर्मनी जापान पैक्ट, कुछ कुछ समझौता हुआ और मिलिट्रिज्म को फिर से लाया गया। जितने भी मिलिट्री थे उसको फिर से एकजुटता के साथ लाया गया। और बर्लिन जहाँ कैपिटल है की जर्मनी की और रोम इटली की कैपिटल, दोनों के बीच में एक एक्सिस हुआ। फिर जर्मनी और जापान के बीच में भी एक पैक्ट हुआ, है ना। जर्मनी एनेक्सेशन, जर्मनी का इतना वर्चस्व हो गया था कि सब जगह वो अपने आप को स्थापित करने के लिए हर चीज को यानी आप देख सकते हो फ्रांस पे भी उसने शासन किया। और आप चेकोस्लोवाकिया को भी देख सकते हो और ऑस्ट्रिया पे भी उसने छीन लिया, मान सकते हो आप। 1939 जो कि शुरुआत माना जाता है इस वर्ल्ड वॉर का। जितनी भी चेकोस्लोवाकिया को पूरी तरह से जर्मनी ने क्या किया, घेर लिया और अपने कब्जे में कर लिया। और नेक्स्ट टारगेट उसने बनाया पोलैंड को। और लेकिन पोलैंड को टारगेट बनाने से पहले यूके और फ्रांस उसको प्रोटेक्शन देने का वादा किए थे। तो हालांकि फिर आप देखेंगे कि हिटलर जैसा महान शासक है तो उसने फ्रांस को भी बाद के काल में 1940 में और 1944 तक फ्रांस को भी अपने ही अंदर में रखा जर्मनी। मोलोटो रिबेंटॉप एक्ट बिटवीन जर्मनी एंड यूएसएसआर के बीच में एक एक्ट होता है, समझौता होता है। यूएसएसआर आप पार्ट देखोगे कि एक्सिस का ये अलाइड का है, लेकिन कुछ ये आप बोल सकते हो कि अंदर ही अंदर एक एक्ट हुआ था जर्मनी और यूएसएसआर के बीच में कि हम लोग दोनों मिल करके कहीं पे एक दूसरे को साथ देंगे, है ना। यानी वेस्ट साइड में या यूरोप का जो वेस्ट साइड देखोगे उस पे जो कब्जा था वो आप देख सकते हो कि जर्मनी का है। और ईस्ट साइड आप देख सकते हो कि यानी कि वेस्ट साइड आप देख सकते हो कि रसिया का कब्जा, यानी रसिया से आप वेस्ट की तरफ बढ़ोगे तो उस तरफ रसिया का कब्जा, और जर्मनी से आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो जर्मनी का कब्जा था। इसलिए उस वक्त देखेंगे कि जर्मनी भी क्या था, दो भाग में टूटा हुआ था। मोलोटो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि 1 सितंबर को जर्मनी अटैक कर देता है पोलैंड पे। इमीडिएट कॉज क्या रहे। और फिर 1939 में ये अटैक होता है और फ्रांस एंड यूके डिक्लेयर वार ऑन जर्मनी। यूएसएसआर अटैक्स पोलैंड फ्रॉम ईस्ट। पोलैंड पे जर्मनी भी वार करता है और पोलैंड पे यूएसएसआर भी वार कर देता है। फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या 1940 में क्या क्या हुआ। तो आप देखेंगे ब्लिड क्रेग, ये एक जर्नी आप देख सकते हो यहाँ पे। जर्मनी इन्वेड्स डेनमार्क एंड नॉर्वे, यानी जर्मनी का कब्जा यहाँ से शुरू हो गया। बेल्जियम नेदरलैंड फॉल टू ब्लेक्जेट ऑफ जर्मनी, यानी कि
ब्लिक क्रेग एक ऐसा चीज बनाया जर्मनी ने, उसके तहत जितने भी चीज थे और जितने भी कंट्री थे इसके अंदर आने लगे। यूएसएसआर ऑक्युपाइज बाल्टिक स्टेट, और फिनलैंड को यूएसएसआर ने अटैक करके अपने अंदर में कर लिया। इटली ने भी इस में ज्वाइन किया, एंड इटली ने क्या किया कि फ्रांस पे भी अटैक किया जून में, और इटली के जर्मनी के आसपास ही फ्रांस पड़ता है, इसलिए फ्रांस का कब्जा वहां पे हो गया। शुरुआती दौर में आप देखोगे कि फ्रांस पे कुछ दिनों तक ये कब्जा भी करके रह गया। और आप देख सकते हो बैटल ऑफ ब्रिटेन, एरियल बम्बार्डिंग, यानी बैटल ऑफ ब्रिटेन में जब बैटल हुई, आसमानी फायर किए गए, है ना। और फिर जर्मनी में भी कुछ हुए, तो उसमें भी एयरफोर्स ने कुछ अपने दुश्मन को मार गिराया। द ब्लीज एयर फोर्स ऑफ जर्मनी, जर्मनी की एयरफोर्स का नाम था ब्लीज एयर फोर्स, है ना। द ट्रिपार्टिट पैक्ट बिटवीन जर्मनी, जापान और इटली, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि एक एक्ट के अनुसार तीनों देश एक साथ 1940 में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जर्मनी, जापान और इटली। बाद में इसमें हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया भी ज्वाइन होते हैं, छोटे छोटे देश हैं, इसको नहीं ले सकते उतना। आपको 1941 में क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिश फोर्सेस फ्रॉम इजिप्ट push back Italians in Libya, but Germany reinforcement arrive and send British back, यानी कि लीबिया पे कब्जा जर्मनी का था, और ब्रिटिश का इजिप्ट पे कब्जा था। ब्रिटिश ने सोचा कि लीबिया से मैं भगा दूं जर्मनी को, लेकिन वो भगाने में नाकाम रहा, उसको खदेड़ करके फिर इजिप्ट में भगा दिया जर्मनी ने। जर्मनी कैप्चर्स यूगोस्लोवाकिया एंड ग्रीस ऑल्सो, एक्सिस पावर एट यूएसएसआर इन जून। एक्सिस पावर जो थे यूएसएस एट यूएसएसआर, यानी कि एक्सिस पावर, आप देख सकते हो कि 1941 की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे अभी यूएसएसआर इसी का साथ दे रहा है, अंदरूनी जर्मनी का। ऑपरेशन बारबा रोशा, जो कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अपनी एक वीडियो में कि क्या ऑपरेशन बारबा रोशा था। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिबेंस्ट्रॉम, लिविंग स्पेस जिसको बताया गया है, विंटर सेट्स इन एंड जर्मनी आर्मी बॉक डाउन, यानी कि शीत युद्ध चल चुका था वहां पे, जर्मनी आर्मी कुछ फ्रांस में जो गई थी। अब आएंगे हम लोग पैसिफिक पे, पैसिफिक ओशन पे कब्जा किसका था, 1939 की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे। पैसिफिक ओशन पे आप देखोगे ज्यादातर जापान ने, जापान चाइना में वार हो रहा था, शीनो जापानीज वार, तो उसके तहत जापान ने काफी जगहों पर कब्जा कर रखा था वहां पे, बहुत बड़े पार्ट पे चाइना के। आफ्टर ज्वाइनिंग एक्सिस, जब एक्सिस को ज्वाइन कर लेता है तो वेस्टर्न कॉलोनीज जितनी थी उसको भी ध्वस्त करने में इसकी भूमिका आप देख सकते हो जापान की। इंडो चाइना, फिलीपींस, बर्मा, हांगकांग, गयाना, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कितने सारे जो आपको ये मिल सकते हैं यहाँ पे कॉलोनीज यूरोपियन कंट्रीज के, उस पे अटैक करके जापान अपने अंदर ले लेता है एक्सिस पावर को ज्वाइन करते के साथ। और उसमें से आप एक देख सकते हो कि सिंगापुर, जो कि यूके का एक प्राइज्ड माना जाता था यूके के लिए ये। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, सबसे बड़ी बात जो मैं करने जा रहा हूं, द पर्ल हार्बर अटैक। ये क्या अटैक था, यही वो अटैक था जिसने जापान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया बाद के कालों में। ये यूएसए पे अटैक करता है, पर्ल हार्बर अटैक, जो अटैक है हवाई आइलैंड्स के पास, यानी कि अमेरिका का जो हवाई आइलैंड्स है वहां पे मल्टीपल लोकेशंस पे इसने 7 और 7 8 दिसंबर को 1941 में अटैक कर डाले। और सोच लीजिए, हवाई, मलेशिया, फिलीपींस, हांगकांग वेयर अटैक, यानी कि यहाँ पे अटैक करता है ये। और हवाई इसमें से एक आइलैंड है अमेरिका का, तो अमेरिका क्या करेगा आप दोस्तों समझ सकते हैं। जापान ने बॉम्बिंग किया, फिर ऑस्ट्रेलिया पे और पपुआ न्यू गियाना पे भी, ऑस्ट्रेलिया पपुआ न्यू गियाना तक पहुंच चुका था। अब आता है यहाँ पे द बॉस, वन एंड ओनली, नन अदर देन एंट्री ऑफ यूएसए। यहाँ पे यूएसए की एंट्री होती है 1942 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएसए 1939 में नहीं आया है, यूएसए पे अटैक किया गया। यानी बोलते हैं ना कि हर आम इंसान सोता हुआ शेर है, उंगली नहीं करो नहीं तो जाग गया तो चीर फाड़ देगा, उसी तरह से यूएसए सोता हुआ शेर था। और उस पे अटैक कर देना जापान के लिए ये काफी खतरनाक साबित हो गया। बहुत सारे वार हुए, बैटल हुए जापान और यूएसए के बीच में, आप देख सकते हो।
द टाइड टर्न 1942, रशियन पुश बैक जर्मन, रशियन जो है जर्मन को भगाना शुरू किया। यहाँ से अब ट्रीटी थोड़ा सा चेंज मोड में आती है। पहले रशिया साथ दे रहा था जर्मन को, लेकिन अब यहाँ से भगाना शुरू किया। हेवी लॉस ऑफ लाइफ एंड वॉर क्राइम्स ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, siege of Leningrad and Battle of Stalingrad, allies pushed back Germans and Italy from Libya while US army attacked from मोरक्को। इट्स नॉट ए मोरक्को, गलती से लिखा गया दोस्तों, इट्स मोरक्को। अब यूएस का एंट्री जैसे ही हुआ तो लीबिया से, मोरक्को से और ट्यूनीशिया को उसने फाइनली ओन कर लिया 1943 में यूएसए जाकर के। कुछ इवेंट्स यूरोप में भी हुए, अलाइड ऑफेंसिव इसको बोल सकते हो 1943 में। आइलैंड ऑफ सिसिली एंड लेटर मेन